क्लासेस में आपका टीचर अमित आपके लिए वही श्रृंखला जो भी हमने पिछली क्लास में ली थी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमने श्रृंखला चलाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आज उसका दूसरा पार्ट है। आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, एकदम सुकून के साथ देख करके जाइए, आपको इससे आइडियाज मिलेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर इसीलिए होते हैं कि जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनको इससे ये मालूम चल जाएगा कि एग्जाम में सीटेट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक, तो इसीलिए आपके लिए जो दे चुके हैं उनके लिए भी जरूरी है और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी ये श्रृंखला बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए कि पिछले बार के सवाल किस प्रकार से आपके सीटेट ने पूछे थे आपसे। ठीक है, ये इसका दूसरा सेट है, पहला सेट की क्लास हो चुकी है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना शुरू कीजिएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, तो आपको कुछ आइडिया और अच्छे से हो जाएगा। पहला देखिए, ब्लैंक दिया है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। आपसे क्या पूछा है, ब्लैंक दे दिया है और पूछा है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। चार चीजें हैं आपके सामने, भागना, पकड़ना, निचोड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं और निचोड़ना हो गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा भागना। भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। कुछ बच्चे पेन पकड़ने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्कूल की जो हमारी शुरू करने की वो है, वो 3 साल है, 2.5 साल के बाद ही शुरू करता, लेकिन उसके पहले बच्चा क्या रहता है, घर में तरह तरह की चीजों को पकड़ता है, देखता है। तो ये विकास के किस विशेष दिशा का वर्णन करता है, तो ये विकास के पारस्परिकता या फिर संपर्क के इसको डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत। ठीक, पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत ही इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। सामाजिकरण का क्या मतलब होता है, बच्चे के लिए सामाजिकरण का क्या टर्म है, इस टर्म का क्या मतलब है। मतलब वो अपने आसपास के माहौल में किस तरीके से एडजस्टमेंट करता है, माँ को पहचानता है, पिता को पहचानता है, भाई को पहचानता है, पड़ोसी को पहचानने लगता है। मतलब अपने आसपास के लोगों के बीच में क्या करता है, एक सामाजिकरण की स्थिति पैदा होती है और उसमें वो सामंजस्य बैठाना शुरू करता है। तो यही क्वेश्चन में है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्या समझ में आया, तो सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, आस पड़ोस और मुद्रक संचार में तो जाएगा नहीं, विद्यालय और कानून से तो कुछ सीखेगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, सामाजिक नीति और धर्म से उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अभी वो बाहर ही नहीं निकला है। तो क्या हो जाएगा, परिवार और आस पड़ोस। कोई भी चीजें, किसी भी बच्चे की प्राथमिक चीजें जो शुरू होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं, उसके अपने परिवार से शुरू होती हैं, वहीं से वो सीखना शुरू करता है। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, तो परिवार और उसका आस पड़ोस आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो ये जीन पियाजे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से इन्होंने क्या पूछा है कि बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसमें बच्चे सोच सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक तरीके से। ठीक है, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि
अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? क्या किया गया? दो बराबर के चौड़ाई के गिलास दिखा दिए गए, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाल दिया गया। उसके बाद रीना ने कहा हाँ ये दोनों में दूध बराबर है, लेकिन उसके बाद एक गिलास का दूध खाली करके दूसरे लंबे और पतले गिलास में डाल दिया गया। तो अब क्या हो गया? अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई। किसमें? विकेंद्रीकरण में कठिनाई। जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निगमात्मक तर्क नहीं, यह विकेंद्रीकरण में कठिनाई उसको हुई है, जो यह दर्शा रहा है कि लंबे गिलास में दूध ज्यादा है। अब देखिए अगला क्या है? अनु का तर्क है। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? क्या लग रहा है उसे? अनु को क्या लग रहा है कि केवल समाज ही यह तय कर सकता है क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलरबर्ग के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है अच्छा लड़का लड़की या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये क्या दर्शाता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये सीटेट का आंसर है नंबर 2। सातवां देखिए, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? लेव वाइगोस्की के अनुसार विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? तो ये है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। क्या करना? सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ये क्या करेगा? पाठ प्रदान करेगा, सहारा देगा एक तरीके से, आप समझिए। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है? कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर देना, या सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या मान्यीकृत पाठ्यक्रम। तो किस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है? इन्होंने किया है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर। लेव वाइगोस्की ने किस पे ज्यादा फोकस किया है? परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर। अगला देखिए, अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में। किसमें? एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, या ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, या स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। ठीक है, किसमें? ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार। जब सीखेगा नहीं, भागीदारी नहीं रहेगी, तो कैसे सीखेगा वो? रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? बताइए कि देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? तो यह दर्शाती है अंतर्वैयक्तिक। कौन सी बुद्धि? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट देखिए, अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? क्वेश्चंस को बार बार और अच्छे से पढ़िएगा। तो यह दर्शाता है जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। यह क्या दर्शाता है? कि जैविक परिपक्वता
सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या कह सही है? क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं, या फिर सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है? गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होगी। गलत है क्योंकि बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्या करता है? ये सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा। 15 नंबर देखिए, 15 नहीं 14 नंबर। अधिगम के लिए मूल्यांकन, किसके लिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? यह होना चाहिए अध्यापक अभिमुखी। इसका आंसर क्या है? अध्यापक अभिमुखी। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? अध्यापक अभिमुखी। 15 देखिए, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? सृजनात्मक सोच का मतलब क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर। ठीक है, बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीके को प्रोत्साहित करना, देखते हैं। तीसरा है आपका प्रकारात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। ठीक है, उसके बाद ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नव विचार समाधान खोजने की जरूरत हो। अब आपको करना क्या है? इसमें सृजनात्मक खोज करना है। ठीक है, सृजनात्मक खोज करना है। तो बड़े बड़े गद्य ये तो हो ही नहीं सकता, सृजनात्मक कैसे होगा? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। ठीक है, प्रोत्साहित करने की जरूरत हो। अब देखिए, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? वंचित वर्ग कौन हो? जिन्हें सुविधाओं से वंचित हो, हर चीज से वंचित हो, उनसे संबंधित जो विद्यार्थी आते हैं उनका सफल समावेशन क्या करने के लिए क्या जरूरी है? अनम्य पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, उचित समायोजन या अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। जो ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा वो तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसमें क्या करेंगे? ये परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? 17 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा समानता। किस पर आधारित है? समानता। अलगाव, पक्षपात ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए 18 नंबर। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते
भी सहायक विधियां, अन्वेषण,